द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको सादर सप्रेम नमस्कार। आज 23 जून है। आज 23 जून भारत माँ के एक ऐसे बेटे का आज पुण्य दिवस कहिए कि जो जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, देश की एकता के लिए, जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विलय के लिए दो निशान, दो विधान, दो निशान के खिलाफ लड़ता हुआ जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। यहाँ हम शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू की साजिशों को चलने नहीं देंगे। मन में ऐसा संकल्प करते हुए आज के दिन जो नेहरू और शेख अब्दुल्ला के षड्यंत्रों का शिकार होकर के अपने जीवन को देश की वेदी पर न्यौछावर कर गया, आज हम उनके जीवन के बारे में आइए चर्चा करते हैं। बंगाल का एक बड़ा प्रसिद्ध घराना सर आशुतोष मुखर्जी, उनके पिताजी भी बहुत बड़े बंगाल के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। और सर आशुतोष मुखर्जी का क्या कहा जाए? सर आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस, 87,000 पुस्तकों की लाइब्रेरी, गणित के बहुत अच्छे मैथमेटिशियन, इतने स्वाभिमानी, इतने देशभक्त, इतने अपने धर्म और संस्कारों का आदर करने वाले, एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के कार्यक्रम में इंग्लैंड बुलाया गया। कोई और होता तो खुशी से नाच उठता। उन्होंने मन में कहा, इसमें खुशी की क्या बात है, हम एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण पर क्यों इंग्लैंड जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। वायसराय ने बहुत आग्रह किया, कहने लगा नहीं, मेरी माँ का आदेश नहीं है, मेरी माँ ने मना किया है और मेरी माँ का कहना मैं वायसराय, गवर्नर जनरल, इनसे भी बहुत बड़ा मानता हूं, नहीं गए वो। उनके घर में इतना अच्छा देशभक्ति का, हिंदू धर्म का, संस्कृति का वातावरण, संस्कारप्रद वातावरण, उसके अंदर 6 जुलाई 1901 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म होता है। बालक बड़ा होता है, संस्कार लेकर के, सभ्यता, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति में रचा पगा हुआ, देशभक्ति के भावों से भरा हुआ, और 1921 में बीए करते हैं वो, 1923 में लॉ करते हैं वो, और 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके आते हैं वो, और 1934 में विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनते हैं, वाइस चांसलर बनते हैं, और 1936 में उनको डॉक्टर की उपाधि मिलती है। एजुकेशन से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ, और उनका इंग्लैंड जाने का हेतु ला करना तो था, पर यह भी था वहां के एजुकेशन सिस्टम को समझा जाए, वहां के विश्वविद्यालय की पढ़ाई को समझा जाए, ये भी एक हेतु था। और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हो गए। ध्यान में आया देश का वातावरण कैसा है, बंगाल का वातावरण कैसा है। इनको लगा कि हिंदू के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, जितने एमएलए बंगाल की विधानसभा में 80 के लगभग हिंदू थे, उससे भी डबल मुस्लिम एमएलए थे। और जो कृषक प्रजा पार्टी थी, उसके जो मुख्यमंत्री थे फजलुल हक, वो तो शुरू में थोड़ा ठीक भी थे, लेकिन मुस्लिम लीग और सोहारवर्दी जैसे कट्टर लीगी लोग ये हावी रह करके हिंदुओं पर अन्याय, अत्याचार, परेशान करना, उनके पीछे पड़ जाना, इस तरह का वातावरण देख करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कुछ करना पड़ेगा, और वो चुनाव जीतकर बंगाल की विधानसभा में पहुंचे और वित्त मंत्री हो गए। पूरा प्रयास किया इन्होंने
जो कुछ हिंदू के साथ व्यवहार गलत हो रहा था उसकी रोकथाम कैसे की जाए। पर उनके एमएलए, उनके लोग इतने कट्टरवादी, अपना हिंदू बोलता नहीं, कांग्रेस ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। इनको वित्त मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा, वित्त मंत्री से रिजाइन करना पड़ा। सोचने लगे कहां जाऊं, क्या करूं। उसी बीच में वीर सावरकर जी के साथ इनका संपर्क आया, उनके विचारों से प्रभावित हुए। सावरकर जी का जीवन इतना महान था, इतना उच्च कोटि का था, इतनी अटूट देशभक्ति और हिंदुत्व की भावना थी। इन्होंने बंगाल की हिंदू महासभा को ज्वाइन किया, पहले उसके अध्यक्ष बने और बाद में 1943 में वो पूरे हिंदुस्तान की हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। कहीं पर कोई भी बात हुई, हिंदुत्व के लिए आवाज उठाई। देखिए, आइए, स्वभाव कैसा था, कार्य पद्धति कैसी थी, निर्भीक कितने थे, निडर कितने थे, और हिंदू पर अत्याचार देख करके मन में भाव कितने कठोर आते थे, देश को गुलामी में देख करके मन में विचार कैसे आते। देखिए, 1940 में लाहौर रावी नदी के किनारे मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पहली बार पाकिस्तान का प्रस्ताव बनाने का प्रस्ताव पास होता है। सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने इसका मुखर विरोध किया, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा, हमें अभी से इसका विरोध करना चाहिए, अभी ये आग जल्दी शुरू हुई है, अभी से इसको दबा देना चाहिए। सबसे पहले विरोध उन्होंने किया, नहीं, ये नहीं होने देते। और जो भी कोई ऐसा काम होता था, राष्ट्र विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, कोई भी राजनीतिक ऐसी घटना घटती थी, ये ऐसे निर्भीक और दबंग ऐसे नेता थे कि बिल्कुल एकदम कोई घुमाना नहीं, उसको कोई अनिश्चय में नहीं डालना, बेबाक बोलते थे और जम करके बोलते थे, ये गलत है, ये सही है। ऐसा इनका स्वभाव था। इनका संबंध आया सरदार पटेल के साथ, इनका संबंध आया जो भारत के राष्ट्रपति बने बाद में राधा कृष्णन, उनके साथ इनका संबंध आया। और इनका संबंध महात्मा गांधी से भी आया। और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने भी कभी नहीं पढ़ी थी और आपने भी कभी नहीं सुनी। जब ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष हो गए, महात्मा गांधी इनको मिलते हैं कलकत्ता में, बंगाल के थे कांग्रेस के अध्यक्ष, कलकत्ता में भेंट हुई। क्या कहा गांधी जी ने, विश्वास करेंगे आप लोग, ये आपने बहुत अच्छा किया। गांधी जैसा व्यक्ति कह रहा है, ये आपने बहुत अच्छा किया जो हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लिया आपने। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बाद कोई तो एक व्यक्ति ऐसा चाहिए था जो हिंदुओं का नेतृत्व कर सके, हिंदुओं की आवाज बुलंद कर सके, ये उन्होंने कहा। और इन्होंने उनकी कार्य पद्धति को, उनके विचार को, उनकी देशभक्ति को बहुत अप्रिशिएट किया। इनको पंडित मदन मोहन मालवीय से, महात्मा गांधी से भी, सरदार पटेल से भी, इन लोगों से इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बहुत सहयोग मिला। सुभाष चंद्र बोस के साथ भी उनकी भेंट हुई। आगे चल करके 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट आया। इन्होंने जो आंदोलन में गिरफ्तार हो गए उनको रिहा करो, महात्मा गांधी को रिहा करो, और भी जो नेता गिरफ्तार है उनको रिहा करो। भरपूर आवाज उठाई उनकी आजादी के लिए। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट। थोड़ा आगे आगे बढ़ता जा रहा था समय, इन्होंने कहा हिंदू को ज्यादा से ज्यादा सैनिक शिक्षा लेनी चाहिए, उसको सैनिक दृष्टि से, सैनिक के शिक्षण की दृष्टि से एकदम शिक्षित हो जाना चाहिए। न जाने कब कैसा वक्त आ जाए, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी उस समय चल रहा था। उनकी दूरदृष्टि, उनका सोचना इस प्रकार का था। भाइयों और बहनों, आप आगे चलकर देखिए कि जब पहली राष्ट्रीय सरकार बनी,
महात्मा गांधी की इच्छा थी, सरदार पटेल जी की इच्छा थी कि पहली सरकार है पूरे देश को रिप्रेजेंट करे, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे। जो कांग्रेस के लोग नहीं हैं, अन्य पार्टी के भी लोग हैं, देश की आजादी के लिए भी लड़े हैं, उनको भी इस मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। हालांकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बहुत इच्छा नहीं, लेकिन गांधी जी का आग्रह, सरदार पटेल जी का आग्रह, वीर सावरकर जी का आग्रह, उनके आग्रह पर ये नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। और मंत्रालय क्या मिला? कुछ छोटा मोटा मंत्रालय नहीं मिला। देश को अभी आजादी के रास्ते, आजादी प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ना था, पर इनकी विद्वत्ता, इनकी योजकता, इनका चिंतन इस प्रकार का था, भारत का उद्योगीकरण हो, भारत में उद्योग धंधे खूब फैले, खेती के साथ साथ खेती जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता है, परंतु दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तो हमको भारत के अंदर उद्योगों की भी स्थापना करनी पड़ेगी। तो इन्होंने, इनको जब उद्योग मंत्रालय मिला 2.5 साल रहे, इन्होंने इंडियन एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, सिंदरी में खाद बनाने का कारखाना और लोकोमोटिव फैक्ट्री, इस प्रकार के बड़े बड़े, और कहते हैं भिलाई में भी जो इतना बड़ा कारखाना है, वो सोच भी इनकी थी। इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छी एक आधारशिला रखी भारत की औद्योगिक उन्नति। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, इनका टकराव भी बढ़ रहा था। पाकिस्तान में जो हिंदुओं की हालत थी, जो अत्याचार हो रहे थे, हालांकि नेहरू लियाकत का समझौता हो रहा था, उनका समझौता उस लियाकत खान से कर रहे हो जो पाकिस्तान के हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के लिए जिम्मेदार है। आप उससे कैसे उम्मीद करोगे वो हिंदुओं के साथ न्याय करेगा? हिंदू मारे जा रहे हैं, बहन बेटी उठाई जा रही है, हिंदुओं को पाकिस्तान से मारकर भगाया जा रहा है, और या उनको मुसलमान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जो अत्याचार हो रहा है, हमारी केंद्र की सरकार चुप है, केवल लियाकत अली से समझौता करके बैठ गई है जो कुछ नहीं करता है। फिर उन्होंने 55 करोड़ का भी विरोध किया कि ये जो 55 करोड़ रुपए देना है, नहीं, हम इसका भी विरोध करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्यों दें हम 55 करोड़। फिर उसके बाद और इनको लगा कि जिस ढंग से हमने जम्मू कश्मीर की समस्या को निपटा है, जम्मू कश्मीर की समस्या को डील किया है, वो भी हमारा तरीका गलत है। तो उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया। हैदराबाद की समस्या हो या जूनागढ़ की समस्या हो जम्मू कश्मीर की या समस्या हो भोपाल की, कोई भी समस्या हो, सरदार पटेल जी का तरीका अलग, पंडित नेहरू का तरीका अलग, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार मिलते थे सरदार पटेल जी के साथ, और सरदार पटेल जी को भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी अच्छे लगते। उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे, मुझे नहीं रहना ऐसे मंत्रिमंडल में जहां हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएं घट रही हो। और क्या कहा उन्होंने, देखिएगा, उन्होंने कहा मैंने भारत के इतिहास में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। कैसा व्यक्ति नहीं देखा? जितना इस देश को नुकसान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहुंचाया है, इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। नेहरू जी पर अभारतीय, अहिंदुत्व, अभारतीय, इसका प्रभाव ज्यादा है। ऐसा लगता है कई बार इनको भारतीय कहने में या हिंदू कहने में जैसे थोड़ा सा उनको कहीं कुछ संकोच या शर्म अनुभव होती है। ये शब्द उनको बोलने पड़े। भाइयों, मंत्रिमंडल से बाहर निकल कर आए, अब चिंतन प्रारंभ हुआ, क्या करें और कहां जाएं। हिंदू महासभा की उतनी ताकत, उतनी शक्ति नहीं बची। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंचालक पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर अर्थात पूज्य गुरु जी के साथ देश की समस्या, देश का भविष्य, कोई एक हिंदुओं की राजनीतिक पार्टी, इस पर चिंतन शुरू हुआ। गुरु जी ने इनको कहा आप प्रारंभ करिए, हम आपका सहयोग देंगे। उन्होंने अटल जी जैसे, नानाजी देशमुख जैसे, और उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जैसे, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग, एक अच्छी टीम उनको दी। और 19 अक्टूबर
1951 में जनसंघ की स्थापना दिल्ली से प्रारंभ हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अध्यक्ष बने। इन्होंने जो भाषण दिया जनसंघ बनने के बाद, उन्होंने कहा कि हम देश की एकता के लिए, हिंदू के हित के लिए और हम जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विलय के लिए हमारा पार्टी काम करेगी। हमको परमिट लेकर के जम्मू कश्मीर जाएंगे, अपने देश में मंजूर नहीं। 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान क्यों, 2 प्रधानमंत्री क्यों? अगर जम्मू कश्मीर हमारा देश का अभिन्न हिस्सा है, हमको मंजूर नहीं। और पूरे देश के अंदर इन्होंने 1953 के अंदर पूरे देश के अंदर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उधर जम्मू कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में प्रजा परिषद का गठन हो चुका था, जो कि संघ के कार्यकर्ताओं ने किया था, हो चुका था। इसके लिए बताओ, एक प्रांत मांग कर रहा है हमको विशेष अधिकार नहीं चाहिए, धारा 370 हमको नहीं चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी कहा, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने भी कहा, धारा 370 क्यों, 35 से क्यों, 2 प्रधानमंत्री क्यों, कैसे होगा? और राज भी मांग करेंगे, क्या करेंगे आप? और कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन तो शुरू हुआ जम्मू से, पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा के प्रजा परिषद के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन ये आंदोलन दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। हमने भी जम्मू कश्मीर में काम किया है, हमने भी देखा है, हमारे काफी लोग बलिदान हो गए इस आंदोलन में, हजारों लोगों की गिरफ्तारी हो गई। 8 मई 1953 को दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चल पड़े 8 मई 1953 को। मैं दिल्ली से चला हूं जम्मू कश्मीर के लिए, मेरा निशाना एक है, परमिट नहीं लेंगे। किसी हिंदुस्तान के नागरिक को परमिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, इसको हटवा कर रहेंगे। उनके साथ कौन थे? उनके साथ थे बलराज मधो, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ थे पंडित टेकचंद शर्मा। जहां जहां से गुजरते थे वहां पर वैसे ही भाषण, वैसे ही बौद्धिक लोगों को जागृत करना, मोटिवेट करना। हजारों की संख्या में लोग इनको सुनने के लिए आए और सब जगह एक ही बात कही, मैं जम्मू कश्मीर में प्रवेश करूंगा, मैं कोई कोटा परमिट नहीं लूंगा, अंदर प्रवेश करूंगा और ये सब चीजें ठीक करेंगे, चाहे मुझे अपना बलिदान क्यों नहीं देना पड़े। इस तरह से इनका काफिला आगे बढ़ता चला गया। लखनपुर पार जब करने लगे तो शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा थी। इसका नुकसान भी हुआ देश को। महाराजा हरि सिंह जी के भी खिलाफ अगर षड्यंत्र किया, जिसलिए वो विलय में थोड़ा देरी कर रहे थे, उनको लगता था इन दोनों की दोस्ती है, न जाने हमारे साथ क्या व्यवहार करें। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। अब देखिए, अगर नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला का मन अच्छा था, बढ़िया था, कोई षड्यंत्र नहीं था, इनको गिरफ्तार करके दिल्ली क्यों नहीं लाए? इनको गिरफ्तार करके लखनपुर से आगे, लखनपुर से पुलिस की खुली जीप में रात भर 12 घंटे, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीमार थे, पेशेंट थे, उनको दिल्ली लाते, इलाज करवाते, उनको 12 घंटे पुलिस की खुली जीप में श्रीनगर ले जा करके उनके जैसे स्तर के व्यक्ति को, जो जब संसद में भी बोलते थे तो लगता था कोई शेर बोल रहा है, नेहरू जी जैसे आदमी डरा करते थे उनसे, ये पता नहीं क्या बोल दे। उनको एक स्तर के मुताबिक नहीं, उनको एक टूटे फूटे बेकार के लाकर घर में उनको रख दिया गया, किसी को मिलने की इजाजत नहीं। न जाने क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। 44 दिन वहां पर रहे, इलाज नहीं मिला ठीक, उपेक्षा हुई, किसी को मिलने नहीं दिया। उनको दिल्ली भी ला सकते थे, इलाज भी ठीक करा सकते थे, लेकिन नहीं। और हम अगर केस भी लड़ना चाहते तो जम्मू कश्मीर में था, हम यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में केस भी नहीं ले जा सकते। भाइयों,
44 दिन के बाद बीमार श्यामा प्रसाद मुखर्जी यातनाओं को झेलते रहे। भोजन भी ठीक तरह नहीं मिला, इलाज भी ठीक तरह नहीं मिला। सरकार ने सूचना दी 44 दिन के बाद 23 जून के दिन कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया है। 6 महीने में कहा जाए तो वो षड्यंत्र के शिकार हो गए। 2004 में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आज तक कोई जांच आयोग नहीं बिठाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता भी मांग करती रही, मेरा बेटा ने देश के लिए इतना काम किया, इस तरह तुमने रखा, इस तरह तुमने मार दिया, उसकी जांच कोई कमेटी तो बिठाओ जो जांच करके बताए मृत्यु का कारण क्या था। नेहरू जी ने खारिज कर दिया, एकदम इस बात को सुनने से इनकार कर दिया। इसलिए अटल जी को बोलना पड़ा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु नहीं थी, जो राष्ट्र के विरोधी, राष्ट्र विरोधी तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला इनके षड्यंत्रों के शिकार हुए। भाइयों, जैसे समाचार पूरे हिंदुस्तान में फैलता है, आप कल्पना कर सकते हो देश के समाज ने कैसा महसूस किया होगा। देश सन्न रह गया। इतना मुखर पार्लियामेंटेरियन, क्या हुआ उसको? उसकी जान चली गई, प्राण निकल गए। और जिस समय कलकत्ता में उनका शव पहुंचा है, लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आए, शव यात्रा में पहुंचे और आंखों में आंसू थे, भारत मां के नारे लगाए। देखिए आप, तो देश का इतना पढ़ा लिखा शिक्षाविद, देखिए आप, बैरिस्टर इंग्लैंड से जीवन भर देश और हिंदुत्व के लिए लड़ता रहा। और अभी जनसंघ पार्टी बनी थी। 1952 के चुनाव में वो और एक बंगाल से और एक और जनसंघ 3 चुनाव लोकसभा के जीत कर आया था। पर उन्होंने 45-50 बाकी एमपी को इकट्ठा करके भी एक छोटा सा एक टीम बना दी थी। ये ठीक है कि सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी। इतने कुशल थे, इतने अच्छे व्यवहार कुशल थे, इतने अच्छे वक्ता थे, हर चीज पर बहुत अच्छे विचार रखते थे। भाइयों, मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, कांग्रेस इतने सालों में कुछ नहीं कर पाई, उल्टा कश्मीर को बिगाड़ कर रख दिया। परंतु इन्होंने और धारा 370 को हटाकर 35A को हटाकर एक तरह से उन्होंने देश की जनता की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए हैं। देखिए डॉक्टर मुखर्जी जी, आप इस समय यहाँ नहीं है, ऊपर होंगे, परंतु जो आप चाहते थे वो हो गया है। आपकी आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिलेगी, आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। जय श्री राम।